गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कलाम मैथ्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपके साथ लेके आ रहा हूँ करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। वो पर डे आपको मॉर्निंग में एक करंट अफेयर के 10-12 क्वेश्चन रोज। चलो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, गीता रहस्य पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन। ये पुस्तक, पहला ऑप्शन है, ये पुस्तक प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई। ये पुस्तक मुख्य रूप से मोक्ष के सिद्धांत के ऊपर चर्चा करती है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? कथन केवल फर्स्ट सही है, कथन सेकंड सही है, कथन फर्स्ट और दोनों सही है। अब आप देख सकते हो कि कौन सा इन चारों कथनों में से केवल कथन फर्स्ट सही है। इसमें चार ऑप्शन दिए गए, इसमें पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि ये पुस्तक बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखी गई थी और इसमें जो ये पुस्तक मोक्ष सिद्धांत पे चर्चा नहीं करती है, तो इसलिए ये कथन क्या हुआ? फर्स्ट सही। आपको बताना चाहता हूँ कि केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा था कि तिलक ने अंग्रेजों के विरुद्ध आवाज़ बुलंद कर स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूं का नारा दिया था। वह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा रहेगा। लोकमान्य तिलक ने कि इस वाक्य ने भारतीय समाज को जन चेतना देने और स्वतंत्रता आंदोलन का लोक आंदोलन में बदलने का काम किया। इस कारण स्वतः ही लोकमान्य की उपाधि उनके नाम से जुड़ गई। आपको बताना चाहूँगा, केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि तिलक जी से पूर्व गीता के उस संन्यास भाव को लोग जानते थे, लेकिन जेल में रहते हुए तिलक जी ने गीता रहस्य लिखकर गीता के अंदर के कर्मियों को लोगों के सामने लाने का काम किया और लोकमान्य तिलक द्वारा रचित गीता रहस्य आज भी लोगों को मार्गदर्शन कर रही है। आपको बताना चाहूँगा कि केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने महान स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की 100वीं पुण्यतिथि, कौन सी 100वीं पुण्यतिथि पर लोकमान्य तिलक स्वराज से आत्मनिर्भर भारत विषय पर 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार का उद्घाटन किया था। अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन करें। ये क्वेश्चन जैसे मान लो, ये क्वेश्चन अभी बनाया ऐसे मान लो, क्योंकि ये जैसे लॉकडाउन लगा तो इसमें ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और ये योजना चालू की कि एक राष्ट्र और एक राशन कार्ड होगा। इस योजना के तहत आपको क्या क्या सुविधाएं मिली है उस पर चर्चा करेंगे। ये योजना ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है, इसका पहला ऑप्शन है। ये योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 NFSA के अंतर्गत कवर किए गए सभी लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा के अधिकारों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है, चाहे वे देश में कहीं भी हो, किसी भी स्थान पर हो, क्यों ना हो। तो इसके कौन सा ऑप्शन सही है, इसके लिए आप थोड़ा गहन अध्ययन कीजिए। इसका केवल कथन फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है, उपरोक्त में से कोई। इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड। ये योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 NFSA के अंतर्गत कवर किए गए सभी लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा के अधिकारों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है, चाहे वे देश में कहीं भी हो, किसी भी स्थान पर हो, क्यों ना हो। इस सुविधा के माध्यम से, इस योजना के माध्यम से वन नेशन वन राशन कार्ड उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना है। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा ग्रामीण विकास मंत्रालय की ये महत्वाकांक्षी योजना नहीं है। ये कौन से मंत्रालय की है? खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की एक महत्वाकांक्षी योजना, याद रखना। ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 NFSA के अंतर्गत कवर किए गए सभी लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा के अधिकारों की प्राप्ति को सुनिश्चित करने का एक प्रयास है, चाहे देश में कहीं भी हो, किसी भी स्थान पर हो। ऐसा क्यों किया गया? जब भी लॉकडाउन लगा था तो उस टाइम जैसे अलग अलग जगह मजदूर फंस गए थे, तो उनको राशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तब ये हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये एक्शन लिया कि ऐसा क्यों ना हो कि कहीं पे भी हो, राशन कार्ड की कोई तकलीफ नहीं हो, किसी भी स्टेट में क्यों ना हो। इस योजना के माध्यम से ये प्रवासी NFSA लाभार्थी जो अस्थायी रोजगार आदि की खोज में प्राय अपने स्थान बदलते रहते हैं, वे इस प्रणाली के माध्यम से FES में स्थापित इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल APO डिवाइस पर बायोमेट्रिक आधार प्रमाणीकरण के साथ अपने समान मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी अपनी पसंद के उचित मूल्य की दुकान से अपने हक वाले खाद्यान्न कोटे की प्राप्ति करने का विकल्प प्राप्त करने में सक्षम बन चुके हैं। और आपको बताना चाहूँगा कि इससे केवल 4 राष्ट्र या 4 केंद्र शासित प्रदेश ही जुड़े हुए हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे कि हाल में इस समाचारों में रहा विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 क्या है। इसमें पहला ऑप्शन है, कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के मध्य विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाने की एक पहल। दूसरा ऑप्शन आपके दिखाई दे रहा है, 3 से 5 के विद्यार्थियों के मध्य विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाने की पहल। उसके बाद में 6 से 12, उसके बाद में 6 से 11। तो इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? करेक्ट ऑप्शन है कक्षा 6 से 11 तक के विद्यार्थियों के मध्य विज्ञान विषय को लोकप्रिय बनाने की पहल। इसमें डी ऑप्शन सही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 का शुभारंभ किया। ये
कार्यक्रम 6ठी से 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों में विज्ञान अवसर को लोकप्रिय बनाने की पहल है। इस अवसर पर डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि ये विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिभाओं की पहचान करने का मंच है। उन्होंने कहा कि ये छात्र न्यू इंडिया के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाएंगे। मैं बताना चाहूँगा कि डॉक्टर हर्षवर्धन अपने देश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है, और आपको ये क्वेश्चन भी इसमें इंक्लूड होता है कि हमारे देश के जो परिवार स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, हर्षवर्धन सिंह है। और आप इस क्वेश्चन को वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में डाल सकते हो। अब आपके सामने चौथा क्वेश्चन, हाल में समाचारों में रहा ट्रांसपोर्ट बबल क्या है? पहला ऑप्शन, देश में चले जा रहे ट्रेनों को एक दूसरे के राज्यों में समझौते किए जा रहे हैं कि देश में कितनी ट्रेनें चलाई जाए। सीमित संख्या में पानी के जहाज़ों चलाए जाने के लिए देशों के मध्य समझौते। सीमित संख्या में हवाई जहाज़ों को चलाए जाने के लिए देशों के मध्य समझौते। सीमित संख्या में देश में ट्रकों को चलाए जाने के लिए राज्यों में समझौते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सीमित संख्या में हवाई जहाज़ों को चलाए जाने के लिए देशों के मध्य किए जा रहे समझौते। कोरोना वायरस महामारी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 31 अगस्त को लगा दिया था। 31 अगस्त तक बढ़ा दिया गया है। यह प्रतिबंध माल ढुलाई के लिए संचालित की जाने वाली उड़ानों और नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा विशेष रूप से स्वीकृत उड़ानों पर लागू किए गए। हालांकि आपको मैं बताना चाहता हूं कि ये उड़ानें 23 मार्च से ही बंद है, और अब हमारे देश ने महामारी के दौर में यात्रियों को धीरे धीरे आवागमन की सुविधा प्रदान करने के प्रयासों के तहत अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे देशों के साथ सीमित संख्या में विशेष विमान सेवा चलाने के लिए ट्रांसपोर्ट बबल नाम के समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत दो तरफा समझौतों में दोनों देशों के बीच कुछ शर्तों के साथ विमान सेवा संचालित करने की इजाज़त दी जाती है। कोरोना महामारी के कारण भारत से और भारत के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 23 मार्च से बंद है। अब इस आदेश को 31 अगस्त तक प्रभावी कर दिया गया है, और ये कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए ये लागू किया गया, क्योंकि जो भी ये वायरस है अन्य देशों जैसे इटली है, फ्रांस है और चीन है, इन देशों से ही फैला है। तो इसको ध्यान में रखते हुए आगे इसका संक्रमण और न हो, इसलिए ये फैसला किया गया है। अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंशी प्रेमचंद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम धनपत राय था। बी ऑप्शन है, गबन मुंशी प्रेमचंद की एक रचना है। मुंशी प्रेमचंद ने नवाब राय के नाम से भी लेखन किया है। कामायनी मुंशी प्रेमचंद की एक रचना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें सही का चुनाव, इसमें ऑप्शन डी सही है। कामायनी मुंशी प्रेमचंद की एक रचना है, ये एक असत्य कथन है। आपको इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। 31 जुलाई 2020 को प्रेमचंद की 140वीं जयंती मनाई गई। कुछ क्वेश्चंस है वो भी आपको ध्यान में रखना है। उनका वास्तविक नाम धनपत राय था, ये करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट करेक्ट है। प्रेमचंद उनका साहित्यिक नाम था, और बहुत वर्षों बाद उन्होंने नाम अपनाया था। उनका नाम वास्तविक नाम धनपत राय था। पहले उनका नाम क्या था? वास्तविक नाम धनपत राय था। उसके बाद में जो उनका साहित्यिक नाम है प्रेमचंद था। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लमई नाम के एक गांव में हुआ था। हिंदी उपन्यास की विकास यात्रा में प्रेमचंद का आगमन एक परिवर्तनकारी बिंदु है। हालांकि उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत उर्दू में नवाब राय के नाम से भी की थी। कुछ समय बाद उन्होंने मुंशी प्रेमचंद के नाम से हिंदी में लिखना शुरू किया। सन 1931 के आरंभ में गबन प्रकाशित हुआ था। 16 अप्रैल 1931 को प्रेमचंद ने अपनी एक और महान रचना क्रमभूमि शुरू की। ये अगस्त 1932 में प्रकाशित। प्रेमचंद के पत्रों के अनुसार 1932 में वे अपनी अंतिम महान उपन्यास गोदान लिखने में लग गए थे। यद्यपि अनेक कठिनाइयों के कारण उनका प्रकाशन सन 1936 में संभव हो सका। अपनी अंतिम बीमारी के दिनों में उन्होंने एक उपन्यास मंगलसूत्र लिखना शुरू किया था, किंतु अकाल मृत्यु के कारण वह अपूर्ण रह गया था। गबन, कर्मभूमि, गोदान उपन्यास त्रयी पर विश्व के किसी भी कृतिकारी को गर्व हो सकता है। ये इनके मुंशी प्रेमचंद जी के 3 उपन्यास थे, गबन, कर्मभूमि और गोदान। ये 3 उपन्यास थे, उन्होंने लिखे थे। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनका जो 140वीं जयंती अब की बार 31 जुलाई 2020 को मनाई गई। तो ये आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुंशी प्रेमचंद की 140वीं जयंती 31 जुलाई 2020 को मनाई गई है। इसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चन मैंने क्लियर करवाए हैं, तो आप इनको ध्यान में रखें, एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च के मामले में अमेरिका विश्व में प्रथम स्थान पर है। दूसरा ऑप्शन है, प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर खर्च के मामले में जर्मनी दूसरे स्थान पे है। अब आपके सामने ऑप्शन फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है, अप्रोक्स में से कोई नहीं है। अब आपको सोचना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलो हम देखते हैं कौन सा ऑप्शन। इसमें केवल ऑप्शन फर्स्ट सही है, क्योंकि अमेरिका ही वो देश है जो प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पर दुनिया में सर्वाधिक खर्च करता है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट
EOCD के आंकड़ों के अनुसार 2018 में अमेरिका ने $9,008 प्रति व्यक्ति के हिसाब से राशि खर्च की है। ये दूसरे स्थान पर मौजूद नॉर्वे से 1.5 गुना अधिक है। नॉर्वे के लोगों के स्वास्थ्य पर $5,361 प्रति व्यक्ति खर्च करता है। इसके बाद तीसरे स्थान पर जर्मनी, चौथे स्थान पर स्विट्जरलैंड और पाँचवें स्थान पर स्वीडन का नंबर आता है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो अमेरिका है वो अपने नागरिकों पे पर ईयर दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्च करता है स्वास्थ्य पे प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य पे सबसे ज़्यादा खर्च करता है। तो आपको याद रखना है कि एक नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे नॉर्वे है, तीसरे स्थान पे कौन है, जर्मनी है, चौथे स्थान पे कौन है, स्विट्जरलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है प्रति व्यक्ति, क्वेश्चन नंबर 7। प्रति व्यक्ति सैन्य खर्च और स्वास्थ्य खर्च के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन कीजिए। भारत का प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च भारत के प्रति व्यक्ति सैन्य खर्च से ज़्यादा है। प्रति व्यक्ति सैन्य खर्च के मामले में अमेरिका प्रथम स्थान पे है। तो अब आपको देखना है कि कौन सा कथन सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, दोनों सही है, उपरोक्त में से कौन सा सही नहीं है। अब आपको ये देखना है, चलो चर्चा। तो इसमें ऑप्शन डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ। स्टेकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इजराइल में प्रति व्यक्ति सैन्य खर्च $2,537 है और ये दुनिया में सर्वाधिक है। सैन्य खर्च में सबसे ज़्यादा यदि देखें दुनिया में तो इजराइल है। ये इजराइल की जीडीपी का 5.3% है। दूसरे स्थान पर मौजूद अमेरिका का प्रति व्यक्ति सैन्य खर्च $2,086 है और ये उसकी जीडीपी का 3.3% है। हालांकि अमेरिका कई सैन्य देशों की तुलना में सर्वाधिक सैन्य खर्च करता है। यह करीब $700 अरब है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति सैन्य खर्च करने वाले देशों की सूची में तीसरे स्थान पर नॉर्वे है। वहीं चौथे और पाँचवें स्थान पर क्रमशः ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे देश है। प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च में 46 देशों की सूची में भारत आखिरी पायदान पे, अपना देश है वो आखिरी पायदान पे। हालांकि इसका एक कारण भारत की विशाल आबादी भी है। यहाँ प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च $18.80 मतलब $1,405 है। आपको ध्यान में रहना चाहिए कि अपनी जो प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य खर्च है वो $18.80 मतलब $1,405। वहीं सैन्य खर्च में भारत कई देशों से बेहतर है। उसका प्रति व्यक्ति सैन्य खर्च $49 है, $3,662 मतलब $3,662। फिलहाल भारत कोरोना के साथ सीमा पर चीन की चुनौती से जूझ रहा है। ये करंट आपका है कि किसके साथ जूझ रहा है, ये चीन के साथ जूझ रहा है और ऐसे में उसका रक्षा खर्च अपने पड़ोसी से मुकाबले के लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है। तो अपना जो सुरक्षा के मामले में है या सैन्य खर्च पे आखिरी पायदान पे अपना देश 46 देशों की सूची में। और वैसे देखें तो $1,405 अपने सैन्य खर्च है। प्रति स्वास्थ्य व्यक्ति खर्च कितना है, $1,405। और प्रति व्यक्ति सैन्य खर्च है $49 $3,662 मतलब प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य है उससे ज़्यादा है, कहीं 3 गुने के लगभग है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम 3 गुना स्वास्थ्य की बजाय हम सैन्य खर्च कितना करते हैं, 3 गुना करते हैं। और एक नंबर पे कौन है, इजराइल है जो अपनी फीसदी का 5.3% खर्च करता है। दूसरा नंबर अमेरिका का है जो 3.3% फीसदी करता है जीडीपी का। और 3 नंबर पे कौन सा है, 3 नंबर पे है नॉर्वे। और चौथे और पाँचवें स्थान पे क्या है, चौथे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया और पाँचवें स्थान पे दक्षिण कोरिया जैसे देश है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। की स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुला पेरियर बांध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर मूल्यांकन कीजिए। ये जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ एसएससी लेवल, आईएएस, आईपीएस, आरएएस लेवल के क्वेश्चंस है और छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसका ऑप्शन है मुला पेरियर बांध तमिलनाडु राज्य में स्थित है। मुला पेरियर बांध पर केरल राज्य का नियंत्रण है। अब निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन सही है आपको चुनाव करना है। चलो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन में से डी ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से कोई सही नहीं है, क्योंकि इसमें से न तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है, न ही इस पर केरल राज्य का नियंत्रण है। हाल में उच्चतम न्यायालय द्वारा मानसून के दौरान मुल्ला पेरियर बांध में पानी के स्तर को कम करने की मांग वाली याचिका पर 24 अगस्त को विचार करने का फैसला किया गया है। उस न्यायालय में ये फैसला चला गया था। कुछ समय पूर्व केरल के इडुक्की जिले के एक निवासी ने उच्चतम न्यायालय में मुल्ला पेरियर बांध के जलस्तर को 130 फीट तक कम करने के लिए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि राज्य में मानसून जारी होने के कारण राज्य में भूकंप तथा बाढ़ आने का खतरा है। यद्यपि मुल्ला पेरियर बांध केरल में स्थित है, किंतु वर्ष 1886 में त्रावणकोर के महाराजा तथा भारत के राज्य सचिव के मध्य पेरियार सिंचाई कार्यों के लिए 1999 वर्षों के लिए पट्टा अनुबंध पत्र, जिसे पेरियर लेक लीज एग्रीमेंट भी कहा जाता है, इस पर हस्ताक्षर के बाद इसका परिचालन तमिलनाडु द्वारा किया जाता है। इसका उल्टा कर दिया था, इसमें नियंत्रण तो तमिलनाडु का है और ये किस में स्थित है,
केरल में है। इसका निर्माण वर्ष 1887 और 1895 के मध्य किया। इस बांध के अरब सागर और की बहने वाली नदी की धारा को मोड़कर बंगाल की खाड़ी को प्रभावित किया जाता है। इसका उद्देश्य मद्रास प्रेसिडेंसी में मदुरई शुष्क वर्षा क्षेत्र को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना था। यह बांध केरल की इडुक्की जिले में मुल्लायार और पेरियार नदियों के संगम पर स्थित है। मैं बताना चाहूँगा इसमें ऑप्शन पहला था मुल्ला पेरियार बांध तमिलनाडु राज्य में स्थित है, और मुल्ला पेरियार बांध पर केरल राज्य का नियंत्रण है। उसमें उल्टा कर लीजिए, क्योंकि ये केरल राज्य में स्थित है और इस पे जो नियंत्रण है वो तमिलनाडु राज्य का है। तो इसमें ऑप्शन क्या हुआ, डी सही हुआ, क्योंकि ये दोनों ही ऑप्शन सही नहीं थे, न फर्स्ट सही था न सेकंड सही था, और मैं इसमें तीसरा ऑप्शन था, डी ऑप्शन सही है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि मुल्ला पेरियार बांध है वो केरल राज्य में स्थित है, और इस पर नियंत्रण किसका है, तमिलनाडु राज्य का, क्योंकि इस पर एक संधि हुई थी। उस संधि के तहत ये फैसला लिया गया था कि इसमें नियंत्रण तो तमिलनाडु राज्य का रहेगा और ये केरल में स्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 9। आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियों से संबंधित योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का मूल्यांकन किया। अमरावती को विधायी राजधानी बनाया जाएगा, विशाखापट्टनम को न्यायिक राजधानी बनाया जाएगा, जुडिशियल कैपिटल बनाया जाएगा, कर्नूल को कार्यकारी राजधानी बनाया जाएगा। इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही है, फर्स्ट सही है, सेकंड थर्ड सही है और दोनों सही है, या कथन फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों सही है। अब आपको इसमें देखना है कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 9 में कथन फर्स्ट सही है। अमरावती को विधायी राजधानी बनाया जाएगा, लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाया जाएगा। किसकी, आंध्र प्रदेश की जो राजधानी होगी वो विधायी राजधानी कौन सी होगी, अमरावती को विधायी राजधानी बनाया जाएगा। राजस्थान की 3 राजधानियों से संबंधित योजना को राज्य के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने मंजूरी दे दी है। इस संबंध में राज्य के राज्यपाल ने आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण और समग्र क्षेत्रों का समावेशी विकास विधेयक 2020 और राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण निरसन विधेयक 2020 को भी मंजूरी दे दी है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि आंध्र प्रदेश सरकार की योजना के अनुसार राज्य में निर्माणाधीन अमरावती को विधायी राजधानी, तटवर्ती विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी और कर्नूल को न्यायिक राजधानी के रूप में स्थापित किया गया है। कर्नूल को क्या किया है, न्यायिक राजधानी के रूप में स्थापित किया गया। यह निर्णय रिटायर्ड IAS अधिकारी JN राव की अध्यक्षता में बनी समिति के सुझावों के आधार पर लिया गया है। 17 दिसंबर 2019 को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री राज्य में दक्षिणी अफ्रीका मॉडल के आधार पर 3 राजधानियां बनाई गई है। इसमें देखो आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बनाई गई है। फर्स्ट कौन सी है, अमरावती। अमरावती को क्या बनाया गया है, अमरावती को लेजिस्लेटिव राजधानी बनाया गया है। और उसके बाद में जो आंध्र प्रदेश की अमरावती को विधायी राजधानी बनाया गया है। उसके बाद में आपको मैं बताना चाहूँगा कि विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी और कर्नूल को न्यायिक राजधानी के रूप में स्थापित किया गया है। आंध्र प्रदेश में 3 राजधानियां बनाई गई है, अमरावती को विधायी राजधानी, तटवर्ती विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी और कर्नूल है उसको न्यायिक राजधानी के रूप में मतलब बनाया गया है। ये निर्णय किसने लिया है, ये निर्णय रिटायर्ड IAS अधिकारी JN राव की अध्यक्षता में बनी समिति के सुझावों के आधार पर लिया गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।